तो अब बात करें हम अपने एक नए टॉपिक की, जो कि है असाइनमेंट एंड सक्सेशन। ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनते चलना, बहुत इजी है, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर सबसे पहले बात करें असाइनमेंट की, तो असाइनमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर। अब ट्रांसफर किस चीज को करा जाएगा, तो यहाँ पर बोला गया कि राइट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करा जाएगा। पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपने राइट्स और लाइबिलिटी को ट्रांसफर करेगी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो हमें बता रखा है असाइनमेंट जो है दो तरीके से हो सकता है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट जो है खुद अपनी मर्जी से असाइनमेंट करेंगी, और दूसरा है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब हो गया कि यहाँ पर पार्टीज की मर्जी नहीं चलेगी, बाय प्रोसेस ऑफ लॉ आपके राइट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करा जाएगा। तो असाइनमेंट के हमारे पास दो तरीके हैं, लेकिन उससे पहले असाइनमेंट होता क्या है एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कब और कहां पर असाइनमेंट करा जाता है। तो एग्जांपल देखो, यहाँ पर तीन पार्टीज हैं, ए बी और सी। ए ने बी को लोन दिया, कितने का लोन दिया, 10,000 का। ए ने बी को 10,000 का लोन दिया, तो ए कहलाएगा क्रेडिटर और बी कहलाएगा डेटर, क्योंकि बी ने ए का पैसा लौटाना है। ए ने बी को 10,000 रुपीज लोन के तौर पे दिया है, बाद में लौटाना तो पड़ेगा, तो बी हमारा डेटर कहलाएगा और ए हमारा क्रेडिटर कहलाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, अब बी ने जो है सी को कुछ गुड्स सप्लाई करे थे जो कि 10,000 के थे, और बदले में जो है सी ने बी को 10,000 रुपीज पे करने हैं, यानी बी ने जो है सी से 10,000 रुपीज रिकवर करने हैं। तो बी और सी के बीच की अगर मैं बात करूं तो बी हमारा कहलाएगा क्रेडिटर और सी कहलाएगा हमारा डेटर, क्योंकि सी ने जो है बी का पैसा देना है। तो बी ए के लिए डेटर है लेकिन सी के लिए क्रेडिटर है। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? बी जो है वो ए के लिए डेटर है क्योंकि बी ने जो है ए का पैसा लौटाना है, और बी जो है सी के लिए क्रेडिटर है क्योंकि बी ने जो है सी से पैसा लेना है। तो अब यहाँ पर बी ए से कहता है कि मैंने तुम्हें 10,000 रुपीज लौटाने हैं और मैंने जो है सी से 10,000 रुपीज लेने हैं। तो एक काम करो, तुम डायरेक्टली 10,000 रुपीज सी से ले लो, मैं सी से लूंगा फिर मैं तुम्हें दूंगा। इससे अच्छा तुम डायरेक्टली सी से 10,000 रुपीज ले लो, मैं सी को बोल दूंगा, वो तुम्हें 10,000 रुपीज दे देगा। तो यहाँ पर बी ने क्या किया, बी ने अपने राइट को, बी के पास राइट था कि वो सी से 10,000 रुपीज रिकवर कर सकता था, तो बी ने अपने पैसे लेने के राइट को ट्रांसफर कर दिया किसको, ए को। तो अब यहाँ पर ए के पास राइट आ गया कि वो सी से पैसा रिकवर कर सकता है। तो यहाँ पर जो बी ने अपने पैसे लेने का राइट ट्रांसफर करा ए को, इसी को हम कहते हैं असाइनमेंट। तो यहाँ पर असाइनमेंट ए और बी के बीच में हुआ, और जिसने अपने राइट को ट्रांसफर करा वो कहलाएगा असाइनर, और जिसको ट्रांसफर करा वो कहलाएगा असाइनी। तो इसीलिए बी कहलाएगा असाइनर, और किसको ट्रांसफर करा, ए को ट्रांसफर करा, तो ये कहलाएगा असाइनी। अब इस असाइनमेंट से हुआ क्या, इस असाइनमेंट से जिसको जो पैसा मिलना था उसको वो मिल गया, जिसने जो देना था उसने वो दे दिया, ए बी सी तीनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो गया। तो इसको बोलते हैं हम असाइनमेंट। तो क्लियर हो गया। अब देखो असाइनमेंट हमारे दो केस में हो सकते हैं। पहला, जब पार्टी खुद अपनी मर्जी से असाइनमेंट करे, जैसे कि हमने ऊपर वाला एग्जांपल देखा, ये बी ने अपनी मर्जी से ए को अपना राइट असाइन करा था। अब देखो यहाँ पर एक और बात रह गई, असाइनमेंट के लिए कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर असाइनमेंट ए और बी के बीच हुआ, तो जो पार्टीज के बीच असाइनमेंट होता है उस पार्टीज के बीच कंसिडरेशन होना इंपॉर्टेंट है। अब देखो असाइनमेंट दो तरीके से हो सकता है, बाय एक्ट ऑफ पार्टी, पार्टी खुद असाइनमेंट कर ले अपनी मर्जी से, दूसरा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी यहाँ पर पार्टीज की मर्जी नहीं चलेगी, लॉ अपनी मर्जी से असाइनमेंट करेगा। पार्टीज किस तरीके से असाइनमेंट करती है वो हमने देख लिया, ऊपर हमने एग्जांपल देख लिया। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, एक पर्सनल नेचर का, दूसरा अदर देन पर्सनल नेचर का। पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, तो वहां पर तो असाइनमेंट हो नहीं सकता। कोई सिंगर है वो आके गाना गा रहा है, तो आप ये थोड़ा कह सकते हो कि मेरे बदले कोई और गा देगा, इस तरीके की बातें थोड़ा हो सकती हैं। तो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर असाइनमेंट नहीं हो सकता, जबकि अदर देन पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वहां पर असाइनमेंट पॉसिबल है। अब अगर बात करें बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी लॉ कहां पर असाइनमेंट करवाएगा, तो लॉ दो तरीके से असाइनमेंट करवाता है, एक डेथ के केस में, दूसरा इंसॉल्वेंसी के केस में। अब डेथ के केस में कैसे, अगर मान लो किसी पर्सन की डेथ हो गई, तो उसके जो राइट्स और लायबिलिटी होगी वो ट्रांसफर किसको होगी, उसके लीगल हेयर को ट्रांसफर होगी, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर होगी। अब ये ट्रांसफर क्या अपनी मर्जी से पार्टीज कर रही है, क्या डेथ अपनी मर्जी से हो रही है, नहीं, यहाँ पर पार्टीज का कोई भी हाथ नहीं है। जैसे ही किसी पर्सन की डेथ होगी वैसे ही उसकी असेट और लायबिलिटीज जो है ऑटोमेटिकली उसके लीगल हेयर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर हो जाएगी। सपोज एक पर्सन है, उसकी डेथ होते ही उसकी असेट और लायबिलिटीज उसके सन को ट्रांसफर हो जाएंगी, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हुआ। डेथ के केस में इनहेरिटेंस एक्ट लगता है, वहां पर जो है बाय प्रोसेस ऑफ लॉ असेट और लायबिलिटी का ट्रांसफर होता है। और अगर असाइनमेंट का रीजन डेथ है तो उस केस में जो असाइनमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सक्सेशन। तो डेथ के केस में जो असाइनमेंट होगा उसको हम सक्सेशन बोलेंगे। और अगर बात करें इंसॉल्वेंसी की, तो जैसे ही कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है वैसे ही उसकी सारी असेट और लायबिलिटी ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर को ट्रांसफर हो जाती है। अब ये कौन ट्रांसफर करता है, ये कोर्ट के ऑर्डर से ट्रांसफर होता है। तो आपको समझ में आ गया असाइनमेंट किस तरीके से होता है, कैसे होता है, कौन कौन से केसेस में होता है। अब इन्हीं बातों को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं।
तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं असाइनमेंट बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज, तो उस केस में हमें पता है कि पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में जहां पर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होती है वहां पर असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, कैन नॉट बी असाइन। कैसे, किस तरीके से आप अ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी, अ कॉन्ट्रैक्ट टू पेंट अ पिक्चर, अ कॉन्ट्रैक्ट टू पर्सनल सर्विस में असाइनमेंट कर सकते हो, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से दूसरा अगर मैं बात करूं तो असाइनमेंट बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज में कभी भी ऑब्लिगेशन ट्रांसफर नहीं होता, यानी पार्टी सिर्फ अपने राइट को ट्रांसफर कर सकती है, ऑब्लिगेशन को ट्रांसफर नहीं कर सकती। लॉ कहता है आप ऐसे ही किसी के ऊपर भी अपनी मर्जी से अपने ऑब्लिगेशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। असाइनमेंट के केस में पार्टीज का बर्डन यानी पार्टीज की लायबिलिटी कभी भी ट्रांसफर नहीं करी जा सकती। ऊपर हमने एग्जांपल में देखा था, यहाँ पर बी के पास राइट था कि वो सी से पैसा रिकवर कर सकता है, तो बी ने अपने पैसे रिकवर करने के राइट को ट्रांसफर करा था, ना कि अपनी लायबिलिटी ट्रांसफर करी थी। असाइनमेंट बाय एक्ट ऑफ द पार्टी के अंदर कभी भी लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती, कभी भी बर्डन ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ राइट यानी असेट ट्रांसफर होता है। सपोज एक्स ने वाई को 100 रुपए देने, तो एक्स का एक दोस्त है जेड, एक्स एक दिन जेड को वाई के पास लेके आया और बी ना जेड को बताए, वाई को बोला एक काम कर 100 रुपए इससे रिकवर कर ले, मैंने जो तुझे पैसा देना है वो तू इससे ले ले। तो यहाँ पर क्या एक्स अपनी लायबिलिटी को जेड के ऊपर ट्रांसफर कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकता। असाइनमेंट कहता है ये पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पर एक्स जो है कभी भी अपनी लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं कर पाएगा टू जेड, और वाई को फोर्स नहीं कर सकता कि वो जेड से पैसे को कलेक्ट करे। तो समझ में आ गया, असाइनमेंट बाय एक्ट ऑफ द पार्टी के केस में सिर्फ राइट ट्रांसफर होता है, कभी भी ऑब्लिगेशन ट्रांसफर नहीं होता। अब अगर मैं बात करूं इसके एक्सेप्शन की, तो एक एक्सेप्शन है जहां पर राइट के साथ साथ ऑब्लिगेशन भी ट्रांसफर हो सकता है। अब वो कौन सा एक्सेप्शन है, तो देखो यहाँ पर अगर मान लो ये तीन पार्टीज हैं एक्स वाई और जेड, एक्स ने वाई का पैसा देना है, यानी एक्स डेटर है वाई क्रेडिटर है, कितना देना है 5000 रुपए देना है। तो एक्स वाई के पास आता है और आकर कहता है कि मेरे पास तो पैसा है नहीं, एक काम कर मैं तुझे जेड से दिलवा देता हूँ, जेड मेरा दोस्त है, उसके पास बहुत पैसा है, वो तेरे को 5000 रुपए दे देगा। तो एक्स और वाई जेड के पास चले गए। अब एक्स ने जेड को बोला कि मुझे 5000 रुपए वाई को देने, लेकिन मेरे पास अभी है नहीं, एक काम कर मेरे बदले तू पे कर दे। जेड ने बोला ठीक है मैं दे दूंगा वाई को 5000 रुपए। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स वाई और जेड तीनों के बीच आपस में कंसेंट हो गया, एक्स ने अपनी लायबिलिटी जेड को ट्रांसफर कर दी, और यहाँ पर वाई और जेड ने जो है आपस में एक नया एग्रीमेंट कर लिया, जिसमें जेड ने बोला कि मैं वाई को 5000 रुपए पे करूंगा। यानी अब जो है एक्स और वाई के बीच का पुराना वाला एग्रीमेंट खत्म हो गया, क्योंकि एक्स की लायबिलिटी जेड के ऊपर ट्रांसफर हो गई। तो एक्स और वाई के बीच जो पुराना वाला एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया, और वाई और जेड ने एक नया एग्रीमेंट कर लिया, जिसमें अब नया डेटर कौन हो गया, जेड, और वाई हो गया हमारा क्रेडिटर। अब देखो यहाँ पर दो बातें नोटिस करनी है। पहली बात कि पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट जो एक्स और वाई के बीच हुआ था उसको अब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, यहाँ पर अब एक्स को वाई को 5000 रुपए देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि वाई और जेड के बीच एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसमें नया डेटर आ गया जेड। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर जो है एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया और नई पार्टीज भी आ गई। तो ये जो सिचुएशन बनी एक्स वाई और जेड के बीच, इसको हम बोलते हैं नोवेशन, इसको एक नाम दिया जाता है जो कि होता है हमारा नोवेशन। अब देखो ये नोवेशन क्या होता है, ध्यान से देखो। हम देख रहे थे कि असाइनमेंट के केस में पार्टीज कभी भी अपनी लायबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं कर सकती, लेकिन अभी अभी हमने जो है एक्स की लायबिलिटी जेड के ऊपर ट्रांसफर करवा दी और इसको हमने नाम दिया नोवेशन। तो यही नोवेशन हमारा एक्सेप्शन है, जहां पर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट में एग्री टू रिप्लेस द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बाय न्यू वन। आपस में उन्होंने एक दूसरे की कंसेंट ली और उसके बाद पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस करा बाय न्यू वन, नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जिस नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वन ऑफ द पार्टीज जो है वो अपने ऑब्लिगेशन को शिफ्ट करेगी टू अ न्यू पार्टी, नए पार्टी के ऊपर। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में क्या है कि y एग्री हुआ कि वो z को अपना नया डेटर मानेगा इन प्लेस ऑफ x। पहले डेटर कौन था, x, लेकिन अब डेटर कौन हो गया, z। तो इस केस में जो लायबिलिटी है टू पे द डेट इज ट्रांसफर फ्रॉम x टू z, इस केस को बोलते हैं हम नोवेशन। तो नोवेशन के लिए दो चीजें होना बहुत जरूरी है, पहला एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए, दूसरा सभी पार्टीज की कंसेंट होनी बहुत जरूरी है। बाकी नोवेशन के टॉपिक को अभी हम आगे और डिटेल में देखेंगे। अभी तो फिलहाल मुझे आपको ये असाइनमेंट की एक्सेप्शन बतानी थी कि किस तरीके से राइट के साथ साथ ऑब्लिगेशन को भी ट्रांसफर करा जा सकता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि असाइनमेंट बाय पार्टीज के केस में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ट्रांसफर हो सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं हो सकते। असाइनमेंट बाय पार्टीज के केस में सिर्फ राइट ट्रांसफर हो सकता है, ऑब्लिगेशन कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शन है, नोवेशन, यानी अगर पार्टीज आपस में एग्री हो गए, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेती हैं, तो उस केस में ऑब्लिगेशन ट्रांसफर करा जा सकता है। तो क्लियर हो गया आपको। तो अगर बात करें बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू असाइनमेंट दो ही केस में होता है, पहला इन केस ऑफ डेथ और दूसरा इंसॉल्वेंसी। अगर डेथ की बात करें, किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसकी राइट्स और लायबिलिटीज दोनों की दोनों ट्रांसफर हो जाती है। किसको ट्रांसफर हो जाती है, उसके लीगल हेयर को या फिर जो है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब असाइनमेंट बाय पार्टीज की बात आती है तो वहां पर जनरली सिर्फ राइट ट्रांसफर होता है, लेकिन ऑपरेशन ऑफ लॉ के केस में पार्टीज की राइट्स भी ट्रांसफर होते हैं और लायबिलिटीज भी ट्रांसफर होती हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफर अपनी मर्जी से नहीं हो रहा, यहाँ पर जो है बाय प्रोसेस ऑफ लॉ राइट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही है। तो अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके लीगल हेयर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास उसके राइट्स और लायबिलिटीज दोनों की दोनों ट्रांसफर हो जाएंगी। और अगर मैं इंसॉल्वेंसी की बात करूं, कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया
तो उस केस में उसके राइट्स और लायबिलिटीज किसके पास ट्रांसफर होंगी? टू द ऑफिशियल असाइनी के पास या फिर ऑफिशियल रिसीवर के पास। और ये भी हम देख चुके हैं कि अगर डेथ के केस में ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है तो उसको हम बोलते हैं सक्सेशन। जब भी किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उस केस में उसके राइट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर होती है तो उसको हम सक्सेशन बोलते हैं। तो देखो, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके सन के पास उसकी असेट और लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगी। व्हेन अ सन सक्सीड टू द स्टेट ऑफ हिज डिसीज फादर, जब किसी सन के पास उसके डिसीज फादर की राइट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर होती है यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, तो उस केस में वो जो सन है वो लायबल होता है कि वो अपने फादर के डेट को पे करे यानी अपनी फादर की लायबिलिटीज को पे करे। लेकिन यहाँ पर लॉ ने बोला है कि सन जो है अपने फादर की कितनी लायबिलिटी पे करने के लिए लायबल होगा? जितने की एसेट उसको उसके फादर से मिली है उतने की ही लायबिलिटी वो पे करने के लिए लायबल होगा। लेट सपोज किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसकी लायबिलिटी जो है वो 10 लाख रुपीस है और उसके पास जो एसेट है वो 8 लाख रुपीस की है। तो उस केस में उसकी डेथ होते ही जो है उसकी एसेट और लायबिलिटी किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी? उसके सन के पास। अब एसेट कितने की थी? 8 लाख की और लायबिलिटी कितनी थी? 10 लाख की। तो अब क्या सन पूरे 10 लाख रुपीस पे करने के लिए लायबल होगा? क्या सन को अपने फादर की पूरी 10 लाख रुपीस की लायबिलिटी पे ऑफ करनी होगी? तो यहाँ पर लॉ ने बोला कि ऐसा नहीं होगा। सन उतनी ही लायबिलिटी पे करने के लिए लायबल होगा जितने की एसेट उसे अपने फादर से मिली है। तो यहाँ पर उसके फादर की एसेट थी 8 लाख रुपीस की, सन सिर्फ 8 लाख रुपीस की लायबिलिटी पे करने के लिए लायबल होगा। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं, मैंने आपको इस चैप्टर के पार्ट 3 के अंदर एग्जांपल के साथ समझाया था ये पॉइंट। तो अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप वहां पर जाकर उसको और डिटेल में देख सकते हो। अब अगर एक और सिचुएशन देखें कि अगर ऐसा हो कि फादर की लायबिलिटी 10 लाख रुपीस की है और फादर के पास जो एसेट थी वो 15 लाख की थी, तो यहाँ पर सन के पास एसेट कितने की आई? 15 लाख की और लायबिलिटी कितने की है? 10 लाख की। तो अब इस केस में जो सन होगा वो पूरे 10 लाख की लायबिलिटी पे करने के लिए लायबल होगा, क्योंकि सन को कितने की एसेट मिली है? 15 लाख की। तो 15 लाख में से 10 लाख रुपीस की लायबिलिटी सन पे ऑफ करेगा, उसके बाद 5 लाख रुपीस जो बचेंगे उसको वो अपने पास रख सकता है। तो क्लियर हो गया आपको सक्सेशन का कॉन्सेप्ट। अब देखो, 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है असाइनमेंट को लेकर। असाइनमेंट के अंदर कंसिडरेशन होना जरूरी है, ये बात मैंने आपको बता दी। असाइनमेंट जो है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, यानी यहाँ पर जो है एक असाइनमेंट डीड बनती है और नोटिस मस्ट बी गिवन टू द डेटर। असाइनर जो है नोटिस भेजेगा अपने डेटर को कि तुम जो है डायरेक्ट मेरे क्रेडिटर को पैसा पे कर दो, यानी हमारे एग्जांपल में बी जो है वो सी को नोटिस भेजेगा कि तुम जो है डायरेक्टली ए को पैसा पे कर दो। अब अगर डिफरेंस बिटवीन देख लें, डिस्टिंक्शन देख लें असाइनमेंट और सक्सेशन के बीच में, तो सभी बातें हम देख चुके हैं। सक्सेशन की बात करें तो सक्सेशन के केस में राइट्स और लायबिलिटी दोनों की ट्रांसफर होती है, जबकि असाइनमेंट के केस में सिर्फ राइट्स ट्रांसफर होते हैं। अब अगर बात करें टाइम की तो सक्सेशन होता है डेथ के केस में, जबकि असाइनमेंट होता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। वॉलेंट्री एक्ट की बात करें, सक्सेशन जो है वो वॉलेंट्री नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जबकि असाइनमेंट जो है वॉलेंट्री है, पार्टीज अपनी मर्जी से असाइनमेंट करती हैं। स्कोप की अगर बात करें तो सक्सेशन के अंदर राइट्स और लायबिलिटी दोनों की ट्रांसफर होती हैं, जबकि असाइनमेंट के केस में जनरली सिर्फ राइट ट्रांसफर होता है। हाँ, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, नोवेशन। लास्ट है हमारा रिटन डॉक्यूमेंट। सक्सेशन के केस में रिटन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ राइट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाती हैं, जबकि असाइनमेंट के केस में रिटन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जो कि होगा हमारा असाइनमेंट डीड। तो क्लियर हो गया आपको, हमने असाइनमेंट देख लिया, सक्सेशन देख लिया, दोनों का मतलब देख लिया, दोनों का डिफरेंस देख लिया। बाकी अगला टॉपिक हम अपनी अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।